चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ अभी तक जो लास्ट 2 लेक्चर्स के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर किसी न किसी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर की हम बात कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल है। हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड एनर्जी। सिंपल बात करें, बॉन्ड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सिंपल है, बॉन्ड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ लेस होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी हायर होगी। आप देख लीजिए यहाँ पर CF, CCl, CBr एंड CI आएगा, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल टेंशन फ्री है, आप देख लीजिए दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि CF, CCl, CBr, CI ये ऑर्डर रिवर्स है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ हायर है। यदि सपोज बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन होता तो दिस वुड बी द राइट आंसर, because as we move down the chlorine, bromine, iodine, the atomic radii is going to be increases. Is it clear? तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया है। मैं पहले ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, which of the following, या दोनों ही क्वेश्चन करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन JW में 2020 का क्वेश्चन था। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी बताई थी, वो बहुत एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो कर सकते हो। अदरवाइज मेंस और नीट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास इस टाइप का क्वेश्चंस ये है कि जैसे आपका एक IIT एडवांस में क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, फिर भी बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं कोई भी लेक्चर देता हूं, आप जब भी चैप्टर खत्म होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक देखते रहा करो। उससे एक आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यस वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए JW एडवांस 2020 है, बेस्ड ऑन VSE PR थ्योरी, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री इन BRF 5। ठीक है, कैसा मैंने सिखाया है BRF 5 का? मान लीजिए BRF 5 हुआ तो व्हाट इज द वे, या तो आप देखोगे बॉन्डेड पेयर कितने हैं, 5 है, लोन पेयर चेक कर लो, 1 आ रहा है। ठीक है, 7 - 5/2, क्योंकि अब तो आ जाना चाहिए कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं। तो आप बोलोगे टोटल 6 आ गया है। तो जो क्लियर 6 का मतलब क्या हुआ है, अब हमने लेक्चर पढ़ लिया है तो हमारे पास इस टाइप का आ गया है। 6 का मतलब sp3d2। sp3d2 में लोन पेयर कहाँ रहता है? एक्सियल में। लोन पेयर कहाँ रहता है? एक्सियल में। अब मान लीजिए ये F है, ये F है, ये F है, ये F है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर आप बात करें तो आप देखेंगे दिस इज द स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब ढंग से समझिएगा स्क्वायर प्लेनर। पहले मैं स्क्वायर प्लेनर को, ये फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर को मैं अलग से कर देता हूँ। स्क्वायर प्लेनर अलग आएगा तो हाउ मेनी 90 डिग्री? आप बोलोगे 1 2 3 एंड 4। तो देयर इज यदि स्क्वायर प्लेनर के अंदर देखें तो 90 डिग्री 4 है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, आप एक आइडिया ले लीजिए, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर का हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है बट ठीक है, कोशिश करिए। दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, 90 90 90 90। अब आप देखो इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर रख दिया है, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। तो यही तो आपका ये स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो लोन पेयर आ गया है। अब आप देखो ये 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, तो अनदर 4 विद दिस। मान लीजिए यहाँ पर एक और आ जाता तो अनदर 90 डिग्री यहाँ पर आ जाता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए यहाँ पर आपके पास बात करें तो मेरे पास क्या जाएगा, टोटल कितना जाएगा कि ये आपस में 4 है और ये परपेंडिकुलर भी तो है, तो 4 एंड 4 टोटल आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा? टोटल 8 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारे पास बेस्ड ऑन द VSE PR थ्योरी, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री इन BRF 6। याद करिए SF6 के अंदर मैक्सिमम 90 डिग्री बताए थे, उसमें 12 आते हैं, क्योंकि उसके नीचे वाला भी F होता है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। इज इट क्लियर? यदि SF6 का पूछे तो 90 डिग्री 12 आ जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चंस भी हो गया है। आई होप लास्ट लेक्चर में हमने बैंड थ्योरी पढ़ी थी, बैंड रूल, सॉरी बैंड रूल पढ़ा था। बैंड रूल के अंदर क्या पढ़ा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि बैंड रूल जो है इट इज एप्लीकेबल, ध्यान दीजिएगा, इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर
फ्लोरीन जैसा मान लीजिए, और जो ड्रैगो रूल है वो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? मैंने ध्यान रखिएगा, जैसे ड्रैगो रूल क्या है, 2.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या आती है, 2.1 होती है हाइड्रोजन की, तो इसलिए क्या है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन ओनली, इसलिए ड्रैगो रूल यदि कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो बात कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर NCl3 ECl3 दिस SbCl3 आ गया, तो अब आप देखिए यहाँ पर सराउंडिंग सेम है, सेंट्रल क्या है, अलग अलग है। तो हमने क्या पढ़ा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि जब हमारे पास आ जाए तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इज इट क्लियर? तो आप बोलोगे कि दिस इज है लोवेस्ट बॉन्ड एंगल। मुझे क्लियर? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मान लीजिए कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, हालांकि इसका एक एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों, जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं, दिस इज नॉट ए राइट वे, दिस इज नॉट ए राइट वे, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि भाई इसमें कैसे करें, क्योंकि बेंड रूल लगा के ही काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए यहां पर आपके पास यदि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर, देखिए आप एक लॉजिकली चीजें सोचिए कि नाइट्रोजन इज मोर नेगेटिव हुआ, तो सपोज आप ये मान के चलिए कि सारे के सारे खींच रहे हैं ये सिर्फ, तो आप बोलोगे यहां पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा होगा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर लेस होगा, तो जो सराउंडिंग है उसमें कंपनसेशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा। जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना क्या है, अपनी तरफ पी कैरेक्टर को डोमिनेट करेगा। अब पी कैरेक्टर डोमिनेट करेगा तो उसका मतलब उसका एस कैरेक्टर कम होगा। जब एस कैरेक्टर इसका कम हुआ तो उसको कंपनसेट करने के लिए एस कैरेक्टर कहां बढ़ेगा, क्लोरीन में बढ़ेगा, और जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो ये एक्सप्लेनेशंस आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ड्रैगो रूल का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। देखिए यदि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि which of the following does not have hybridization, यदि किसी के हाइब्रिडाइजेशन किसके पास नहीं है, मान लीजिए ऑप्शंस में आपके पास अमोनिया आ जाए है, सेकेंड आपके पास मान लीजिए PCl3 आ जाए है, थर्ड ऑप्शन SF6 आ जाए, और फोर्थ ऑप्शन PS3 आ जाए। डन। अब आप देखो ये ऑप्शंस है, तो आप देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। आप वही हाफ b प्लस n माइनस c प्लस a से sp3 निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, ड्रैगो रूल के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो वह विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आ गया है लास्ट, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट ऑप्शंस आपके पास आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी ड्रैगो रूल के अंदर अपन वापस से याद करिए, n शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, एंड जो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2.5। देखिए ये जरूरी नहीं, याद मत करो, कोई मतलब नहीं है, ये याद रख लो, और आप याद कर लीजिए हाइड्रोजन है, क्योंकि सराउंडिंग हाइड्रोजन ही होगा, 2.5 से नीचे सिर्फ हाइड्रोजन है, 2.1 है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसलिए मैंने ड्रैगो रूल दिमाग लगा देना हाइड्रोजन के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप यहां तक हमने समझ लिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आप देखिए यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, बेंड रूल का जो एप्लीकेशंस आ जाता है, मान लीजिए जहां पर d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है वहां पर जनरली क्या हो जाता है, हाइड्राइड नहीं होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन, मान लीजिए देखिए जहां पर मैं मान लीजिए फॉर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन, यानी जहां पर d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है, यानी d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन यानी sp3d हो या sp3d2 हो या sp3d3 हो, है ना, वहां के लिए मैं बता रहा हूं। ओके, तो क्या होता है जनरली आप देखते हैं
तो PCl5 एग्जिस्ट होता है, मान लीजिए SF6 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, SF6 एग्जिस्ट करता है, बट PH5SH6 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। PCl5 यहां लिख दीजिए कैन एग्जिस्ट बट PHCH6 डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप देखिए, मान लीजिए आपके पास XeF2 एग्जिस्ट हो गया, XeF4 हो गया, XeF6 हो गया है, बट यहीं आप XeH2 ले ले, XeH4 ले ले, XeH6 ले ले, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, बट ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आप देखिए यहां पर यदि PH3 की बात करें, H2S की बात करें, ठीक है, इट कैन एग्जिस्ट, यानी जो स्मॉलर साइज है, यानी जहां पर d ऑर्बिटल नहीं आया है, यहां पर तो वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, तो यहां पर तो देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे, है ना, कैन एग्जिस्ट हुआ, ओके। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बच्चों। मैंने फास्फोरस की बात करी तो आप आर्सेनिक की भी बात करोगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब है। यदि मैं बोलूंगा तो AsCl5 एग्जिस्ट करता है तो AsH5 भी नहीं करेगा, तो क्लियर, ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि सर आपने तो लिखा था सर PH5, आपने तो AsH5 तो लिखा ही नहीं था, ये लॉजिक लगाइएगा। फास्फोरस है तो फास्फोरस के नीचे सारे, सल्फर है तो सल्फर के नीचे सारे हैं, ये लॉजिकली लगा दीजिए। जीनॉन है तो जीनॉन के सारे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? अब आप देखिए, आपने ये भी पढ़ा है कि SF2 पढ़ा है, SF4 पढ़ा है, SF6 पढ़ा है, कैन एग्जिस्ट, ठीक है। बट यदि मैं SH4 पढ़ूं, SH6 पढ़ूं, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चंस हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान रखना, डज नॉट एग्जिस्ट में यहां पर हाइड्राइड की बात कर लेना, ठीक है। अब इसका रीजन आपके पास ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है आपके पास, ठीक है। पहला ये लिस्ट ध्यान रखना है, यानी जहां भी d ऑर्बिटल, आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं। आप बोलोगे सर ये लिस्ट कैसे पता चलोगे। जीनोम का तो ध्यान रखिए, जीनोम में नोबल गैस में तो मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूं, ये ध्यान रखना, फॉर द नोबल गैस। और नोबल गैस के अंदर भी क्या है, जीनोन एंड क्रिप्टन आर गोइंग टू बी फॉर्म कंपाउंड, तो ये ध्यान रखना, वो सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बनाते हैं। यानी नोबल गैस में सराउंडिंग फ्लोरीन या ऑक्सीजन के अलावा कोई भी आ जाए तो आप मना ही कर देना, नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? कुछ एक या दो कंपाउंड क्लोरीन के बनते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट फिर भी आप फ्लोरीन ऑक्सीजन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, ये वाला केस तो आपको क्लियर हो गया है कि भाई जीनोन हाइड्राइड तो बनना ही नहीं है, उसको छोड़ दो। अब आप देखो बाकी जब भी है, बाकी जैसे हैं, जैसे ये कंपाउंड दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। क्या ट्रिक है कि आप हाफ V प्लस N माइनस C प्लस A लगा दीजिए, किसी भी स्टेज का कंफ्यूजन आ रहा हो तो, ठीक है। यदि आपके पास हाइड्राइड का, फॉर हाइड्राइड, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर हाइड्राइड, है ना, फॉर हाइड्राइड, गलती मत करना सर आपने तो बोला था, हाइड्राइड का मतलब सराउंडिंग हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि यहां पर sp3d या sp3d2 आ जाए या sp3d3 आ जाए, यानी ये वैल्यू या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए या 7 आ जाए। इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए आप क्या बोलते हो, यहां पर एक और चीज लिख सकते हो, 7 की बात जब आ गई है तो आप बोलते हो ICl7 एग्जिस्ट करता है, बट यहां पर IS7 क्यों नहीं आता, ठीक है। एक और पॉइंट आ रहा है मेरे दिमाग में, यहां पर आप देखेंगे ICl7 एग्जिस्ट हुआ, कैन एग्जिस्ट, है ना, कैन एग्जिस्ट, बट Cl(I7) कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? है ना, ये दोनों सब समझाऊंगा मैं। तो अभी मैं हाइड्राइड की बात कर रहा हूं, अभी 5th पॉइंट भले बाद में, अपनी बात 5th पॉइंट को मैं बाद में ले लूंगा, पहले 1 to 4 पे बात कर रहा हूं। यदि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी लिखो चलेगा, यदि आपने हाफ V प्लस N माइनस C प्लस A से 5, 6, 7 निकाल दिया,
इट इज फॉर द हाइड्राइड। तो ध्यान दीजिएगा डी ऑर्बिटल आ गया, डी ऑर्बिटल आ गया, डी ऑर्बिटल आ गया, डी ऑर्बिटल, यानी हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड डी ऑर्बिटल में नहीं बनते, sp में बन जाएगा, sp2 में बन जाएगा, sp3 में बन जाएगा, बट आपका sp3d, sp3d2, sp3d3 में नहीं बनेगा। पहले ये चीज क्लियर हुई। रीजन दे रहा हूं, अभी मैं रीजन दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। तो ये क्यों नहीं, ये sp3d, sp3d, sp3d2, तो आप बोलोगे ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये तो चलो हटा दो, हटा दीजिए, sp3d, sp3d2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डन, ठीक है। अब इसका मैं बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको हाइड्राइड के लिए आ गया है, तो मैंने आपको बहुत सारी लिस्ट दे दी है जिसमें बनता नहीं है, ठीक है। देखिए रीजन क्या होता है, जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, देखिए आप याद करिए कि डी का पार्टिसिपेशन कब आता है, डी आता कब है, डी आता कब है, जैसे मान लीजिए मैं sp3d की बात करूं तो मैं कब आया था, फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट था, फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट क्या था, 3s1 3p3 3d1 आया था, यानी जब d 3d आएगा तभी आएगा। यहां पर 1 था और यहां पर क्या था, 3 था, एंड यहां पर क्या था, 3d था, ठीक है। अब आप देखेंगे यदि मैं मान लीजिए यहां से न्यूक्लियस से मैं 3s 3p 3d का डिस्टेंस निकालूं, 3s 3p 3d निकालूं, तो ये लगभग ये 0.4 है। मैं रफली वैल्यू दे रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। ये लगभग 4.4 एंगस्ट्रॉन, ये 0.5 एंगस्ट्रॉन के लगभग आई है, 2 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉन के लगभग आई है, एंगस्ट्रॉन या पीक जो भी है आप मान के चलिए। तो आप देख लीजिए कि जो 3s है 3p है उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, बट 3d में और न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज्यादा था। जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो एनर्जी पे डिफरेंस आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो जब एनर्जी पे डिफरेंस ज्यादा आता है तो मींस क्या हो जाएगा, दिस विल पजेस मोर एनर्जी, दिस विल पजेस मोर एनर्जी। अब जब मोर एनर्जी इस D3D में आया है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशंस क्या होती है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशंस क्या होती है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन की ऑल ऑर्बिटल should have almost similar energy, almost similar energy। बच्चों ये जो डेटा मैंने लिए हैं ये सिर्फ आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ एक रेफरेंस समझाने के लिए ले रहा हूं, तो आप गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है। तो क्या है, ऑल ऑर्बिटल शुड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ है कि आप देखोगे यहाँ न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस दूर है, यदि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के पास आ जाए तो इसकी एनर्जी और 3d की एनर्जी, मान लीजिए 3d की एनर्जी यहाँ आ गई, यहाँ पर 3d आ गया, तो क्या हुआ, इन सब की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी, देन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाकर, ठीक है, या इक्वल नहीं तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन अकर होगा। इज इट क्लियर? तो अब होता क्या है, ढंग से समझिएगा कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ मोर डिस्टेंस, जो 3d की एनर्जी होती है वो हाई होती है, ठीक है। क्या होता है, 3d है मोर एनर्जी आया, 3d हैव ए मोर एनर्जी, क्योंकि आप बोलोगे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एनर्जी इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, मोर एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर मोर डिफ्यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी हम कुछ ऐसा करें कि इसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाए, एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, लोअर हो जाए, और लोअर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है तो वो स्टेबल होता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि जो एनर्जी हायर थी वो किसी न तरह कम हो जाए। एक सिंपल सी लॉजिक है, मान लीजिए किसी के पास कुछ खाना ज्यादा पड़ा हुआ है, खाना ज्यादा, हमें भूख लग रही है, तो मान लीजिए वो हमारा फ्रेंड ही है, तो हम क्या करेंगे, उससे कुछ खाना ले लेंगे, तो उसके पास हाई था तो हमने कुछ ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं होगा। तो बस वही फिलॉसफी पे लगाइए। क्या था कि मान लीजिए कि कोई भी P है, अब मान लीजिए P है तो P के पास ऐसा मान लीजिए d ऑर्बिटल है, मान लीजिए
dx² sp3d है ना, क्योंकि जब मैं p की बात कर रहा हूं तो dx² -y² का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास ये दो डायग्राम मैंने बनाए। अब आप देखिए कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, लाइक फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन, यानी मोस्टली तो यही करते हैं, ये थोड़े बहुत करते हैं। इज इट क्लियर? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, ऑक्सीजन हुआ, यानी जो मोर नेगेटिव है मैं उनकी बात कर रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक हाइड्रोजन। ये क्या करता है, जो भी, जैसे क्या होता है कि ये मान लीजिए डी ऑर्बिटल की साइज है, क्योंकि क्या है, ये मोर एनर्जी है, तो करते क्या है कि ये जो है फ्लोरीन यदि यहां पर बॉन्डेड है तो वो क्या करता है, दिस इज हाईली डिफ्यूज कर देता है, वो क्या कर देता है, हाईली डिफ्यूज कर लेता है, यानी उसकी जो एनर्जी है उसको वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। व्हाट इट विल डू, इट विल रिड्यूस द एनर्जी। जबकि ये क्या करता है, इसको क्या है, कम करने की बजाय क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, कम करने की बजाय क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, कम करने की बजाय क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। अब जब बढ़ा देगा तो पहले से ही एनर्जी लेवल ज्यादा थी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेगा, क्या करेगा, खींच लेगा, यानी एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेगा। जब एनर्जी अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम की जो एनर्जी है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आप ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस ज्यादा थी तो हाई एनर्जी, और यदि एनर्जी कम हुई है तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगी है, कम हो गई है। क्लियर? तो क्या होगा कि यहां पर क्या करेगा, एनर्जी होगी, यहां पर एनर्जी को क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, जबकि यहां पर इसको क्या कर देंगे, एनर्जी क्या करेंगे, हायर, यानी कम करने की बजाय हाइड्रोजन क्या कर देता है, बढ़ा देता है, कम करने की बजाय क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और आपको पता है लोअर एनर्जी क्या होती है, स्टेबल, और हायर एनर्जी क्या होती है, अनस्टेबल। ये पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल से समझाया है। यानी मान लीजिए यहां पर सराउंडिंग फ्लोरीन है या क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन या ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट इट विल ट्राई टू डिफ्यूज डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल को डिफ्यूज कर देता है, एनर्जी छीन लेता है। एनर्जी छीन लेगा तो क्या है, पी ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन किसका हो रहा है, सेंट्रल एटम का, तो सेंट्रल एटम से वो छीन लेगा तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ 3d इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो जब 3d की एनर्जी डिक्रीज हो गई तो आप देखोगे यहां पर 3s, 3p, 3d, इनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन आकर हो जाता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंसी क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। इसीलिए PCl5, मान लीजिए आप PCl5 बोल रहे हैं, PF5 बोल रहे हैं, यदि मैं सल्फर की केस बात करूं तो SF4 एग्जिस्ट कर रहा है, S6 एग्जिस्ट कर रहा है, ICl5 एग्जिस्ट कर रहा है, ICl7 एग्जिस्ट कर रहा है ना। इज इट क्लियर? क्योंकि आयो देखिए, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी सेंट्रल एटम शुड बी मोर पॉजिटिव, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, और जो सराउंडिंग होना चाहिए इट शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सराउंडिंग शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये भी क्लियर हुआ ना, क्योंकि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी तो छीनेगा। तो यहां पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन छीन नहीं पाया, तो वो बजाय क्या हो जाएगा, इसने उससे छीन ली, उसने इससे छीन ली, तो क्या हुआ, इसकी बजाय क्या हुआ, एनर्जी हाइड्रोजन से छीन ली गई। हाइड्रोजन से जब एनर्जी छीन ली गई तो क्या हुआ, पहले ही ऑलरेडी हायर एनर्जी थी, अब तो एनर्जी और बढ़ गई। तो यहां पर क्या हो गया है, एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो यहां पर एनर्जी क्या होगी है, इंक्रीज, और एनर्जी डिक्रीज होगा उससे तो स्टेबल बोलोगे। ठीक है, आगे बस में तो आप समझ लीजिए यहां पर क्या हुआ है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, तो आपको ये कंसेप्ट लगा देने का है कि
जब भी डी ऑर्बिटल है, ये समझा दिया मैंने अपनी जगह, अब मैं कंक्लूजन निकाल देता हूं, ठीक है। ये अपनी जगह समझा दिया है, वापस से सुन लीजिए कि जब सेंट्रल एटम मोर पॉजिटिव है, सराउंडिंग मोर नेगेटिव है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी मोर नेगेटिव शिफ्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट। जब उसने इलेक्ट्रॉन छीना तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला गया, सराउंडिंग की तरफ चला गया, तो इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम तो हो गए। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम हो गई, तो जब ये डिस्टेंस तो एनर्जी ज्यादा थी, तो जब एनर्जी कम हुई तो वो क्या हुआ, यहां पर हो गया कि नहीं हो गया। जबकि इसने क्या करा, उल्टा उससे छीन ली, उल्टा क्या हुआ, इससे छीन ली, तो जो एनर्जी थी उससे ज्यादा बढ़ गई। तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि यहां बॉन्ड लेंथ क्या हुई, कम होगी, जबकि यहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। वैसा भी समझ लो। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो जल्दी से टूट जाएगा ना, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा। वैसा भी समझ लीजिए ना, इज इट क्लियर। तो आप देख लीजिए यहां एनर्जी लोअर हुई, ठीक है, लोअर एनर्जी, इसकी वजह से स्टेबल हुआ। यहां पर एनर्जी क्या हुई, हायर हुई, उसकी वजह से क्या हुआ है, अनस्टेबल हुआ है, ठीक है। आई होप मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब सस्ता सुंदर टिकाऊ, अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं, मैंने अपने हिसाब से सब कुछ समझा दिया है, अब आपको कंक्लूजन निकालना है। मैंने कंक्लूजन निकाल दिया है कि यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d sp3d2 या sp3d3 हो, ठीक है, तो आप ध्यान रखना सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम शुड बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए एग्जांपल कुछ करते हैं। आपने क्या पढ़ा था, यानी आप ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रेट पेंटा 6 पे तो आएगा नहीं। आप मान लीजिए आपसे बोला कि PCl5 हुआ, मान लीजिए PH5 हुआ, H2S हुआ, मान लीजिए SH4 हुआ, ICl5 हुआ, ClI5 हुआ, FCl3 हुआ, ClF3 हुआ, ठीक है। मान लीजिए चलो जिनॉन का तो हाइड्रेट होगा ही नहीं, जिनॉन का तो हाइड्रेट होगा नहीं, वो तो आप लिख लीजिए, फिर भी मैं लिख देता हूं। मान लीजिए XeH4 हुआ या XeF4 हुआ, ठीक है। अब इसमें से कौन एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आ गया विच इज एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। PCl5 आप देख लीजिए सेंट्रल कौन है, ये एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना फास्फोरस के सराउंडिंग फ्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन फैमिली में मैं बता रहा हूं, नाइट्रोजन फैमिली में आप ध्यान रखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आप देखेंगे सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन नहीं होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ब्रोमीन और सल्फर सेम ही आता है। तो एक बार को SbR4 एग्जिस्ट करता है बट Si4 मुश्किल है, ठीक है ना। SbR4 एग्जिस्ट कर जाएगा बट Si4 क्या है, मुश्किल है, क्योंकि आयोडीन की होती है 2.5 जबकि सल्फर की होती है 2.8। तो SiO4 यदि कल को लिख दे तो SiO4 डज नॉट एग्जिस्ट में डालना। जैसे मान लीजिए तो आपके पास मान लीजिए HClO4 लिख दिया और लिख दिया है SiO4, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये एग्जिस्ट करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, मैं DE लिखूंगा, है ना। तो ये क्या हुआ, दिस इज एग्जिस्ट, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप देखिए सेंट्रल कौन है, पॉजिटिव, सराउंडिंग क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सेंटर कौन है, मोर नेगेटिव है, सराउंडिंग क्या है, पॉजिटिव, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जिस्ट,
ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, चलो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जिस्ट, दिस इज गोइंग टू बी एग्जिस्ट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जिस्ट। ध्यान दीजिए सेंट्रल में कौन है, सेंट्रल में है मोर नेगेटिव, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेंटर में कौन है, लेस नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, यस ये एग्जिस्ट करेगा। कैसे कोशिश करते हैं, क्लियर हुआ? ये तो वैसे नहीं आएगा, जिनोन तो छोड़ दीजिए, जिनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आएगा, ठीक है। ये क्या है, एग्जिस्ट करेगा, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जिस्ट बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज 2.8 एंड आयोडीन की है 2.5 आयोडीन की होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए 2.5 है तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं किया और ये क्यों एग्जिस्ट किया वो क्लियर हो गया है। आई होप यहां पर आपके पास ये कंक्लूजन आ जाना चाहिए। वापस से रिपीट कर देता हूं, जब भी d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है तो d हैव मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू 3s 3p, ठीक है। d की डिस्टेंस 3s 3p से ज्यादा होती है, उसकी वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। एंड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3s 3p 3d की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट इफ द सराउंडिंग एटम इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द सेंट्रल एटम, आप देखिए सराउंडिंग यदि मोर नेगेटिव होगा तभी तो लेफ्ट वाला केस होगा, तभी तो क्या करेगा, यदि सराउंडिंग इज मोर नेगेटिव तभी तो खींचेगा। यदि सेंट्रल इज मोर नेगेटिव, यदि सेंट्रल इज मोर नेगेटिव तो वो तो उल्टा खींच लेगा ना। जब उल्टा खींच लेगा तो एनर्जी बढ़ेगी और क्या हो जाएगा, यदि सराउंडिंग खींचेगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। लेफ्ट वाला केस क्या था, डिक्रीज हुई थी ना एनर्जी, क्यों, क्योंकि मोर नेगेटिव ने खींच ली थी, मोर नेगेटिव ने सेंट्रल से खींचा था इसलिए डिक्रीज हुआ। और यहां पर सराउंडिंग यदि लेस नेगेटिव है तो उल्टा क्या करेगा, सेंट्रल एटम सराउंडिंग से खींच लेगा तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो 3s 3p हाइब्रिडाइज हो सकता है, d होगा ही नहीं। तो आप देख लीजिए कि जब एनर्जी सेम हो गई तो 3s 3p 3d की एनर्जी सेम हुई तो आपको sp3d या sp3d2 बना। जब 3s 3p की तो ऑलमोस्ट सेम थी बट 3d की नहीं हुई तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ आपका sp3, इसलिए आप बोलते हो pst मिलता है। आप देखिए इसमें थोड़ी देर के लिए हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए कि sp3 है, 4 ऑर्बिटल तो मान सकते ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट कर रहा था, 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 ये एग्जिस्ट था। थोड़ी देर के लिए ड्रैगन रूल को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए ड्रैगन रूल भूल जाओ। तो यदि मैं ड्रैगन रूल को नहीं लगाऊं तो ये चारों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा ना, थोड़ी देर के लिए, यानी 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो वहां पर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, बट जहां से 5 या 6 आ गया, जैसे मान लीजिए एक और आ गया, मान लीजिए SH6 है ना, या मान लीजिए IH5 या IS6, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब रब कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर पहले मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बॉन्ड एंगल एडवांस लेवल, यानी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आपसे बात कर रहा हूं। एडवांस लेवल का मतलब एक अच्छे लेवल का मींस नॉट कि IIT एडवांस की बात कर रहा हूं, IIT एडवांस में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। मैं एक चीज जरा आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि बेंड्स रूल के बारे में। बेंड्स रूल के अंदर यदि कोई कहीं आपने है, अपन ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है कि मान लीजिए आपको परसेंटेज ऑफ S एंड परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर आपको ढूंढना है किसी भी बॉन्डेड पेयर के अंदर, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट cos थीटा इज इक्वल टू S माइनस P एंड और P माइनस P। मान लीजिए जैसे दिस इज द S इन फ्रैक्शन, ये क्या आएगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब मान लीजिए 25% है तो उसको 0.25 लेंगे, या मान लीजिए 75% है तो ये क्या हो जाएगा 0.75। ध्यान रखना कि S इट इज द फ्रैक्शन ऑफ S कैरेक्टर एंड P इज द फ्रैक्शन ऑफ P कैरेक्टर। तो लिख दीजिएगा S फ्रैक्शन ऑफ S कैरेक्टर एंड P कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए इसको कैसे तरीका आता है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक अपन को तरीका ढूंढ ले हैं कैसे। जैसे मान लीजिए अमोनिया था, ठीक है, अमोनिया का एंगल जो है वो 107 डिग्री अराउंड होता है, तो आप क्या करोगे cos 107, ठीक है, S माइनस 1 या P माइनस 1P, ये लगभग -0.3 आता है क्योंकि cos 180 की वैल्यू आती है 1,
-1, cos 180 की वैल्यू आती है -1। सपोज मान लीजिए मैंने 0.23 मान लिया है, इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो s और p मिल जाएगा। यानी मान लीजिए आपके पास, मैं हाइपोथेटिकल मान लूं क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो मैंने एक रफ वैल्यू ले ली 0.3 ले ली, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो मेरा आ जाएगा 0.3 s माइनस। बच्चों ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें बता रहा हूं मैं आपको, यानी ये, तो आप इससे आप क्या करोगे, s निकालोगे और इससे p निकलता है। इज इट क्लियर? ये किसके लिए होता है, बॉन्डेड पेयर के लिए। ये किसके लिए होता है, बॉन्डेड पेयर। मान लीजिए लोन पेयर है, मान लीजिए लोन पेयर है, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये वैल्यू x आ गई और ये वैल्यू y आ गई, लेट इट बी, आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो आपको पता है इन अमोनिया देयर इज ए 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। अब आप देखो कि जो भी s कैरेक्टर है वो अपना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, जो तो आपका क्या हो जाएगा कि लोन पेयर का परसेंटेज ऑफ n s लोन पेयर 100 माइनस, या आपके पास मान लीजिए ये पॉइंट लेट इट बी ये 0.23 आया, तो उसको मैंने 23 ले लिया परसेंटेज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 23, क्योंकि देखिए s कैरेक्टर चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो चारों में है ना, 3 बॉन्डेड पेयर में भी है और एक लोन पेयर में भी है। तो मान लीजिए इस फॉर्मूले से 0.23 आया, तो उसको परसेंटेज में क्या लिख सकता हूं, 23। तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस दिस, तो ये कितना आ गया है, 100 माइनस 69, तो ये आता है 31, ठीक है। मान लीजिए ये 0.23 आया, तो लेट इट बी ये आ गया है 0.7 और ये आ गया है 67, तो इसको मैं बोल सकता हूं 67%। तो डेफिनेटली ये निकालने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज ऑफ p आएगा लोन पेयर में, वो कितना जाएगा, 69%, क्या जाएगा, 69% आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यानी देख लीजिए कि जो बॉन्डेड पेयर में s कैरेक्टर और लोन पेयर में s कैरेक्टर देखें, तो s कैरेक्टर इन लोन पेयर ज्यादा होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये तरीका है ढूंढने का, ये मैंने बता दिया आपको। हालांकि ये जरूरत नहीं है कि कोई कैलकुलेशंस के लिए, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि इन लोन पेयर s कैरेक्टर ज्यादा होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि s कैरेक्टर एज कंपेयर टू p कैरेक्टर, गड़बड़ी मत कर देना, s कैरेक्टर मोर and pi character more as compared to the bond other s character। आप ये मत बोला सर आपने तो कहा था s character, भाई p character से s character की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक लॉजिक लगाइए, s character मान लीजिए a और s character इन b, उसमें ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं, गलती नहीं करना है। चलिए अब आप देखो, ये भी चीज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है। आज हम इस पे बेस सारे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा, ठीक है। इसलिए मैंने शुरुआत क्वेश्चन से करी नहीं, मैंने पहले टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है। अब आप देखिए SF4 और OSF4, ठीक है। आपको सबसे बेस्ट तरीका है, बॉन्डेड पेयर कितना है, या आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए। ये आ रहा है आपका 5 5 और 5, क्योंकि देखिए कार्बन को छोड़ दीजिए, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 5। तो क्लियर, ध्यान दीजिएगा कार्बन नहीं है, ये ज्योमेट्री धीरे धीरे सीखेंगे। तो अब आप देखिए इस SF4 है, तो SF4 का क्या है, हमने पढ़ा हुआ है सीसॉ शेप। SF4 का शेप क्या पढ़ा है, सीसॉ, SF4, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, SF4, सॉरी ये आया इक्वल दिस SF4, ठीक है। सब मैं SF4 बना देता हूं, सब मैं SF4 बना रहा हूं, ठीक है, और सब मैं SF4 बना रहा हूं, डन, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यहां पर लोन पेयर आया, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहां पर क्या जाएगा, CH2 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन, आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो रिमेनिंग 2 वैलेंसी सल्फर के साथ ही तो होगी। आप याद करिए लास्ट लेक्चर में कहा था लोन पेयर हैव ए मोर s कैरेक्टर, यदि यहां पर s कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या हुआ, जिसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, लेट इट बी अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3 बात करें, क्लियर। तो इन सब में देखा जाए तो ये पाई बॉन्ड है,
ये लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड है, तो इन में पाई बॉन्ड के कंपेयर में लोन पेयर का एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो दिस एंगल, क्योंकि मैंने हाइपोथेटिकल आता दिस बॉन्ड एंगल क्या हुआ, बड़ा होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी अल्फा 1 सबसे कम होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने SCl2 और SOCl2 में डिस्कस किया हुआ है, SCl2 और SOCl2 में डिस्कस किया हुआ है। इज क्लियर? अब आप देखो पाई बॉन्ड ज्यादा है, इधर भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो दोनों में सेम है, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है तो पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इन दोनों के कंपेयर में देखा जाए, अब दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, ये पहले इंडिविजुअली कंपेयर कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर पी कैरेक्टर बड़ा है तो एस कैरेक्टर यहां पर कंपैरेटिवली कम हुआ है, इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, नॉट दिस, ये तो अलग हो ही गया, ये केस अलग ही हो गया है। तो जब एस कैरेक्टर कम होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज, ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ है, तो हियर बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी इंक्रीज, यानी अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 3, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 3। वाओ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, बेंड रूल का कंसेप्ट ही सिखा रहा हूं, लोन पेयर पाई बॉन्ड, ठीक है, तो लोन पेयर ने बाजी मार ली एस कैरेक्टर में लिखाया था, ठीक है, पाई कैरेक्टर में भी एस कैरेक्टर एटलीस्ट बॉन्डेड पेयर से तो ज्यादा होता है, बट एटलीस्ट आप देखेंगे ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो बेंड रूल क्या बोलता है, उसमें पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, पी कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब एस कैरेक्टर कम, जब एस कैरेक्टर कम होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, बॉन्ड एंगल कम हो गया तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो गया है, ज्यादा। अब आपसे क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेटोरियल FSF, ये नहीं बात कर रहा, ये तो एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 तो पहले ही कम हो गया बिकॉज लोन पेयर में एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से वैसे ही कम हो गया। इन दोनों में देखा जाए इसमें पी कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ये एंगल क्या होगा, कम, जब ये एंगल कम होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज सिंपल W और W, ठीक है, दिमाग खुल जाना चाहिए। आप अब जो पढ़ रहे हैं और जिन्होंने बेंड रूल लास्ट लेक्चर को ढंग से किया है, ढंग से मेरी बारीकी से मेरी चीज देखी है, समझी है, वो खुद ही पढ़ते पढ़ते वाह बोलेगा, वाह क्या क्वेश्चंस बना है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर आप बात करें, देखिए ड्रैगन रूल और बेंड रूल को यूज किया है, ध्यान दीजिए यहां पर नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों में क्या होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन है, ड्रैगन रूल लग गया, इनमें मैंने दोनों कंसेप्ट लिया है, ड्रैगन रूल और बेंड रूल वाला दोनों ले रहा हूं। तो अब आप देखो SF2Cl2 आ गया है, यदि क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इनमें तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो पहले तो आपने ये हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया है, मैं अब रब कर रहा हूं, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन नोट करें तो आप लिख दीजिएगा इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो इनके एंगल 90 के नियर होंगे, इनके एंगल 90 डिग्री के नियर होंगे। यहां पर आप देख लीजिए ये आ रहा है 6 + 2, कितना आ रहा है 4, यहां पर कितना आ जाएगा 6 + 2, ये भी आ रहा है 4, 4 का मतलब sp3 का मतलब बॉन्ड एंगल 109 के पास है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो इनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के पास है। अब आ जाइए यहां पर आपके पास OCl और क्या है, सल्फर F, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपका क्या है, जो ये है बिगर साइड, दिस हैज अ बिगर साइड, क्लोरीन हैव अ बिगर साइड, और दो केस है, देखो दोनों फेवरेबल है। आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सराउंडिंग की बिगर साइज है, दोनों आपके लिए क्या हो जाएगा, दोनों फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड फैक्टर बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी हाई, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और सराउंडिंग की साइज ज्यादा होगी तो भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो दोनों फैक्टर OCl2 के काम आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर जब OCl2 का काम आ गया तो इस फर्स्ट वाले का आंसर ऑफ फर्स्ट क्या लिख रहा हूं कि OCl2 then SF2, ये डन हो गया यहां तक, क्योंकि इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन है। आप क्या लिखोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और भले लोन पे प्रेजेंट है तो मैंने बार बार रिपीट किया है, इतना तो कम नहीं हुआ कि 109 से 90 पे पहुंच गया है। अब देखिए आर्सेनिक और इसमें बात करें, ठीक है,
तो जब आर्सेनिक और इन दोनों में बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आर्सेनिक को थोड़ी देर के लिए अमोनिया ले लीजिए, आर्सेनिक को थोड़ी देर के लिए अमोनिया ले लीजिए और H2SE को थोड़ी देर के लिए वाटर के लिए ले लीजिए। यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्डेड पेयर एंड बॉन्डेड पेयर। इसकी वजह से ये एंगल कम हो जाएगा, लोन पेयर दो होने की वजह से एंगल कम हुआ, तो फाइनल ऑर्डर क्या आ जाएगा, AsH3 एंड देन H2SE आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फर्स्ट भी क्लियर हो गया है, डन। अब आप देखो यही ऑर्डर इसका भी है, क्योंकि ये दोनों का भी सेम ऑर्डर है, मैं इसमें गड़बड़ी नहीं करूंगा। तो सेकंड का आंसर भी रेडी कर देता हूं मैं, सेकंड का आंसर भी मैं रेडी कर देता हूं टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि जितना टाइम बचेगा हम और एडिशनल्स करते रहेंगे। मान लीजिए ये चारों ही आते हैं तो भी ये ऑर्डर आ जाना चाहिए, डन। अब देखिए यहां पर भी अमोनिया और PF3 अमोनिया एंड PF3 बिल्कुल सेम का सेम है। जो मैंने अभी ये समझाया, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा है, और याद करिए बेंड रूल के हिसाब से फ्लोरीन की क्या है, ये बॉन्ड एंगल कम होता था। याद करिए मैंने कहा था H2O का बॉन्ड एंगल F2O से ज्यादा था, 103 के आसपास, इसका 104। तो दोनों कंडीशंस फेवरेबल हुई, तो ये अमोनिया और उसके बाद क्या हो गया है PF3, क्योंकि इन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आ रहा है 5+3। इज इट क्लियर? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम इज मोर नेगेटिव, यानी थर्ड कंडीशन। सराउंडिंग में बेंट रूल लगा है, बेंट रूल फ्लोरीन का बेंट रूल लगता है, जिसका पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है कम। इज इट क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब आप देखिए यहां पर हमारे पास ये केस आ गया है HCOF4, ठीक है। ये 8/2 4 8/2 4 8/2 4 8/2 4/4 8/2। देखो CF4 सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑल हैव ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए SF4 1 2 3 4, HCF4 1 2 3 4 और ClF4 1 2 3 4। यस और नो? मैंने क्या कहा था ऑक्सीजन के लिए, जो भी ऑक्सीजन है पहले लगा दो, ऑक्सीजन है पहले लगा दो, ऑक्सीजन है पहले लगा दो। ऑक्सीजन चारों लगा दिया, यस। नो लोन पेयर, कुछ भी लोन पेयर बच ही नहीं रहा है, यानी इन चारों का बॉन्ड एंगल क्या हुआ है, सेम। मैंने क्या कहा था, माइनस लगा दो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर ClO4 है, माइनस है। मैंने आपको कहा था बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ सिग्मा, तो यहां पर चारों सिग्मा है, यहां पर 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा चारों में 4 सिग्मा है, बॉन्ड एंगल क्या है, सेम आएगा। क्योंकि याद करिए मैंने क्या लिखाया था लास्ट लेक्चर में, सराउंडिंग एटम सेम है, लोन पेयर 0 है। सराउंडिंग एटम सेम है, लोन पेयर 0 है। आप देख लीजिए यहां पर बॉन्डेड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, और सराउंडिंग एटम सेम है। जब आपके पास ये कंडीशन आती है, लोन पेयर 4 है, सराउंडिंग एटम सेम है, और सॉरी लोन पेयर 0 है, बॉन्डेड पेयर 4 है या 3 है या 2 है, जो भी हो, लोन पेयर 0 है, तो इन सब की शेप क्या है, सेम आएगी। तो इन सब का जो एंगल है, थर्ड का आंसर क्या होगा, एंगल इज सेम। एंगल क्या आ गया है, इनमें सेम आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये थर्ड भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें लास्ट लेक्चर थर्ड समझ में आ गया है, बॉन्डेड पेयर 4 थे, लोन पेयर 0 थे, सराउंडिंग सेम था, तो कोई भी ज्योमेट्री में गड़बड़ी नहीं आने वाली है। क्लियर हुआ? OF2 ये तीनों तो सिखा चुका हूं, ये लास्ट लेक्चर में लिया है, तो क्लियर कर देता हूं। आपको ये पता है ClO2, उसके बाद H2O, Cl2O क्या है, Cl2O, H2O और OF2, ये तो मैं लास्ट लेक्चर में बात किया। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो ClO2 ये होता है, ठीक है। आपको पता है O2 का मतलब ऑक्सीजन, याद करिए O3 हमने पढ़ा है, याद आ रहा है ओजोन का, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, यहां पर O2 ClO2 आएगा, यानी क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहां पर क्या आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है। एक पाई बॉन्ड आ गया, तो ओजोन में क्या था, ऐसा स्ट्रक्चर था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो फर्क क्या हो जाएगा, यहां पर O माइनस की जगह यहां पर क्या आ जाएगा Cl। और मैंने क्या कहा है कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास एक पाई बॉन्ड आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और sp2 है तो एंगल होता है नियर टू 120, जबकि इन सब के एंगल क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन इनका देखा जाए तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वो एंगल 109 डिग्री 28 के आसपास घूमेंगे, या तो कम होंगे या थोड़े से ज्यादा होंगे। इसके लगभग 113 होता है, इसका 104, इसका 103 आता है, तो ये 120 से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर के कारण 120 से थोड़ा सा कम होता है, बट इतना भी कम नहीं होता कि ये इसके पीछे चला जाए। तो ये देखो कुछ स्ट्रक्चर आपको सिखा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे ये तो हमें क्या पता, अभी मैं सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे जब भी आपको स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए है O2Cl, तो आप देखेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर, तो ये आ जाएगा O2Cl या ClO2 लिख दीजिए। इज इट क्लियर? तो ये आपका बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आया। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मेरे पास क्वेश्चंस और लाया हूं, ठीक है, बहुत डायरेक्टली पहले लिख दिया है, आसान हो जाए। अब आप देखो फ्लोरीन क्या होगा, पी कैरेक्टर, सब बेंट रूल पे चल रहा है, ट्रेगो रूल का भी था, ठीक है। पी कैरेक्टर बड़ा है, ठीक है, पी कैरेक्टर बड़ा है तो जो भी ये एंगल हो या ये एंगल है कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल हो या ये एंगल कम होगा। तो यहां पर क्या होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी दिस, क्योंकि इसकी क्या है, साइज बिगर साइज है, बिगर साइज है, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी इंक्रीजेड, दिस एंगल इज गोइंग टू बी इंक्रीजेड एज वेल एज दिस एंगल इज इंक्रीजेड। यहां बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, यहां बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, यहां पर पी कैरेक्टर बढ़ने से ये वाला बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, दिस इज आल्सो बॉन्ड एंगल, जो भी था, जो स्टैंडर्ड था उससे तो कम हुआ। तब आप देखो इफ इट इज गोइंग टू बी कम तो दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, तो अब आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा बोलते हैं कि सर ये वाला एंगल भी आप बता दीजिए, नो डाउट मैं मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूं अल्फा 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी अल्फा 4, तो डेफिनेटली अल्फा 3 इज लेस देन अल्फा 4 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था। इज इट क्लियर? अब आप देखो यहां पर, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम कंपेयर कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड है, हियर इट इज लोन पेयर। आपका पूरा इस लेक्चर्स के बाद ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। इसके अंदर एस कैरेक्टर कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड मोर है तो दिस एंगल इज बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी इंक्रीजेड, है ना, ये वाला ये इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ है, डिक्रीज, क्योंकि पाई बॉन्ड से देखो ये दोनों तो सेम है, इसको हटा दो, कंपैरिजन करना नहीं है। ये एक यहां पर पाई बॉन्ड है तो यहां पर क्या है, लोन पेयर हैव ए मोर एस कैरेक्टर देन पाई बॉन्ड, तो इस एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ा तो ये एंगल क्या हो गया है, कम हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 2, ठीक है, बीटा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये भी आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? अब आप देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और याद बना सकते हैं हम, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपके पास इस टाइप को मेरे को दो कंपैरिजन करना हो, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पी बाद में लेते हैं, एस डबल बॉन्ड ओ एफ ले लिया और एस डबल बॉन्ड ओ यहां पर मैंने Cl ले लिया, ठीक है। लेट इट बी, ये अल्फा 1 ले लिया, ये अल्फा 2 ले लिया, ये अल्फा 3 ले लिया, ये बीटा 1 ले लिया, ये बीटा 2 ले लिया, ये बीटा 3 ले लिया। इज इट क्लियर? तो ये आपस में भी कंपेयर कर सकते हो कि भाई अल्फा 1 इसको भी कंपेयर करोगे, क्योंकि देखिए बैंड रूल है तो P बढ़ा तो अल्फा 3 क्या हो गया है, कम, ये एंगल क्या हो गया है, बॉन्ड एंगल कम हो गया है, दिस बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी डिक्रीजेड। डेफिनेटली क्या होगा कि ये बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि क्लोरीन की बिगर साइज है तो ये भी बढ़ा होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये डिक्रीज, तो यानी अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 1 इज लेस देन, क्योंकि जब मल्टीपल क्वेश्चंस करते हो, मल्टीपल ऑप्शंस वाले, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन जैसे मान लीजिए एडवांस में कर रहे हो तो आप बोलोगे ये क्या हुआ है, बड़ा है, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1,
अल्फा 2 की बात करें तो ये अल्फा 2 लेस देन बीटा 2, क्योंकि फ्लोरीन आ गया है अल्फा 3 और लेस देन बीटा 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस भी मल्टीपल ऑप्शंस में आते हैं। मल्टीपल जब भी ऑप्शंस हो तो ये क्वेश्चंस इस तरह से कंपैरिजन पूछ सकता है। ओके, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए यहां पर हमारे पास है ये क्वेश्चन है, देख लीजिए यहां पर दो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। आप देखेंगे पहले इन तीनों को कंपेयर कर लो। इन तीनों में देखा जाए तो इसका पी कैरेक्टर बड़ा है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इसका एंगल तो 109.28 मिनट आया, ठीक है। अब आप देखो यहां पर पी कैरेक्टर बड़ा है तो दिस इज बॉन्ड एंगल, यहां पर क्या हुआ है, सॉरी डिक्रीज हुआ है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, दिस बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, क्योंकि यहां पर बिगर साइज है, ये क्या है, बिगर साइज है। दिस एंगल डिक्रीजेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 109 से बड़ा है दिस एंगल, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी, बीइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चारों के चारों एंगल मैंने 109 109 109 है, तो थीटा 3 क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि ये एंगल 109 से कम हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 109। दिस एंगल 109 से ऊपर हुआ है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी लेस देन 109। ये रिकॉल करो, क्लोरीन में 113 था, वाटर के अंदर 104 था, 103, तो ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। बट यहां पर तो बच्चों दो फ्लोरीन आ गया है, पहले ये एंगल कम किया, मैं दो बार लिख रहा हूं यानी दो फ्लोरीन है, यहां पर और कम किया है तो थीटा 1 तो क्या है, इससे भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको ये तो क्लियर हो गया है। इन तीनों को पहले कंपेयर करो, इन तीनों को पहले कंपेयर करो, थीटा 2, ठीक है, थीटा 4 और थीटा 3, तो क्लियर, ये 109 है, ये 109 से लेस है और ये 109 से मोर है। अब यहां तो दो फ्लोरीन है, यहां तो क्या है, दो फ्लोरीन है, तो दिस एंगल और डिक्रीज होगा, क्योंकि ये भी पी कैरेक्टर, सॉरी पी कैरेक्टर इंक्रीजेस, यहां भी पी कैरेक्टर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल कम हुआ, ये भी कम हुआ, तो ये तो और बढ़ गया है ना, तो क्या है, थीटा 1 एंगल आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब आप देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हम बात करें, ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, कई बार क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास देखिए कई बार हमारे पास कुछ बॉन्ड ऑर्डर याद आ रहे हैं, हमने रेजोनेंस वाले क्वेश्चंस पढ़े थे, तो ध्यान दीजिएगा कि बॉन्ड एंगल ये अलग से लिख देना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब कभी भी भूल जाओ, आप बोलोगे सर कितने फॉर्मूले याद करोगे, मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूं, याद करिए, ये एग्जांपल देता हूं, कभी भी भूल जाओ। हाउ मेनी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहां पर 2, ये 1, ये 0, यहां एंगल 180, यहां 120, यहां कितना था 109 डिग्री 28, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल कम हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसे बताया था, एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर के हिसाब से भी मैंने समझाया हुआ है, तो आपको याद रखने का साथ के साथ तरीका भी सिखा रहा हूं मैं। देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तभी आप एडवांस या उसमें कर पाओगे, तो क्लियर, नहीं तो क्या है कि जो भी है बच्चे हैं, देखिए इसमें भले नीट वाले बच्चे भी हैं तो भी करिए, बच्चों करिए, क्या भरोसा कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले, आपको आना चाहिए, नहीं आया तो डाउट डिफिकल्टी पूछ के खत्म करो, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल ये आया, ये मान लीजिए इसमें एग्जांपल क्या हुआ, याद करिए, क्लोरेट ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, this is ClO3 माइनस, this is ClO2, याद आ रहा है, ClO2 माइनस, ठीक है। यहां पर क्या था, लोन पेयर, यदि आपको याद आ रहा हो फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ClO4 माइनस, यहां पर माइनस, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहां पर लोन पेयर था, याद आ रहा है, ये सिखा चुका हूं इसलिए मैं बात करूंगा। यहां पर रेजोनेंस कितना था, 1, 4 में डिवाइड हुआ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 था, यहां पर 1 2 3, यहां पर 2, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला था, 7/4, 1.75, यहां पर निकला था 5/3,
क्या निकला था 1.67, यहाँ पर निकला था 3/2 1.5। ठीक है, अब समझ लीजिएगा, इधर क्लियर। मान लीजिए आपके पास ये कंपैरिजन आ गया, ठीक है, मान लीजिए ये अल्फा 1, ये अल्फा 2 और ये अल्फा 3 आ गया, इधर क्लियर। तो आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, आप क्या बोलोगे कि यहां पर अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 3, ये आएगा। अब आप देखो दूसरा तरीके से, बेट रूल से भी मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिए, ये पाई बॉन्ड है, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो आप यहां पर 2 लोन पेयर है तो 2 का एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये इमेजिन करिए ये एंगल कितना बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि एस कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर इज ग्रेटर देन पाई बॉन्ड, यहां तो 2 लोन पेयर है, तो आप समझ लीजिए ये एंगल कितना होगा, कम होगा ना। तो आप देखिएगा अल्फा 3 इज लेस अल्फा 2 देन अल्फा 1, ये कांसेप्ट सिखा चुका हूं ना मैं आपको अभी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एंगल आप देख लीजिए, ये सब सीखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास ये एग्जांपल्स क्लियर हो गया है, यानी मैं बॉन्ड ऑर्डर से भी निकाल सकता हूं या बेंड रूल से। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया है, इज इट क्लियर? एक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मान लीजिए नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट का स्ट्रक्चर अभी आप देखेंगे। अभी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन NO3- एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2-, ठीक है। इसको मैं दोनों तरीके से बनाऊंगा NO2-। यदि मैं मान लीजिए ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 दूं, तो ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है ना, इसको मैं पाई बॉन्ड या जो भी एक इसको क्या है, थोड़ी देर के लिए पाई बॉन्ड की तरह लेके चलना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी पाई बॉन्ड की तरह लेने चलना है, क्योंकि वो भी एक तरह से डबल बॉन्ड है, ठीक है। अदरवाइज पहले आप देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है। बॉन्ड ऑर्डर पहले क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढूंढ लो, ठीक है। 1 2 3, यहां पर कितना हुआ 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ है 4/3 1.33, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3/2 1.5 आया है। इज इट क्लियर? यहां पर जो भी है, सॉरी ये बॉन्डेड पेयर है, ठीक है, तो ये गड़बड़ी कुछ हो रही है। 1 2 3 4, रेजोनेंस कितना आएगा 3 1.33, ठीक है। तो यहां पर कुछ है, यदि मैं बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से देखूं तो 3/2 है, तो दिस एंगल शुड बी मोर, बट लोन पेयर की वजह से ये होना नहीं चाहिए। यहाँ लोन पेयर 0 है, ओके ओके, आई एम सॉरी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक गड़बड़ी कर रहा हूं मैं, इसको जरूरत नहीं है, सॉरी, मैं इधर रखिए, ये इससे नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लोन पेयर 0 है, यहाँ पर लोन पेयर 1 है, डन। क्योंकि मैं ये वाला नहीं है, ये मैं मेरे ये लोन पेयर नहीं है, तो ध्यान रखिए, जब लोन पेयर नहीं होता है तो उसका बॉन्ड एंगल फिक्स होता है। याद आ रहा है? याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले CH4 का 109 डिग्री 28 फिक्स किया था, CF4 का भी बोला था, ठीक है। याद करिए HCO4 ClO4 माइनस, ठीक है, CH4 CF4, ठीक है, इन सब का बॉन्ड एंगल कितना लिया, SO4 2-, PO4 3-, इन सब के अंदर लोन पेयर 0 थे। जब लोन पेयर 0 होता है तो बॉन्ड एंगल फिक्स होता है। यहाँ लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पर यह एंगल फिक्स है 120 डिग्री, दिस एंगल इज फिक्स 120 डिग्री। तो अभी हम बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट नहीं लिखेगा। देयर इज नो लोन पेयर, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 है, sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 फिक्स है। लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्डेड पेयर। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैंने करेक्शंस कर दीजिए। यहां पर एंगल क्या होगा, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब यहां पर लगभग मैंने आपको सारा केस समझा दिया है। इज इट क्लियर? तो जहां पर बॉन्ड ऑर्डर है, नहीं तो अदरवाइज बॉन्ड ऑर्डर वाला नहीं भी काम करना है, मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर वाला नहीं भी काम करना है, मान लीजिए कंफ्यूजन बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू हो रहा है, तो फिर बेंट रूल पे ही चले जाओ। मैंने इसलिए भी समझा दिया कि कहीं आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई रेफरेंस बुक कर रहे हैं, देखिए बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट यूज नहीं होता है, वो सिर्फ एक ट्रिक से बताया, मोस्टली बेंट रूल से काम चल जाता है। इज इट क्लियर? क्योंकि लोन पेयर ज्यादा होंगे, लॉजिक लगा दीजिए, लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी में एक लोन पेयर है, किसी 2 पेयर, इसलिए कोई ट्रिक मत लगाइए,
यदि बॉन्ड ऑर्डर से काम करना है तो भी काम कर सकते हो। इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर ये आता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन, और मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HPO3 माइनस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PO4 3 माइनस, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर कोई बॉन्ड निकालना है, ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 है, तो इसमें मैं बॉन्ड ऑर्डर से काम करता हूं, ठीक है। इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पाई बॉन्ड 1 है तो 1 2 3 4 4 रेजोनेंस आएंगे। यहां पर क्या है, माइनस चार्ज अकेला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस चार्ज, नहीं यहां पर -2 आएगा तो ये -1 आएगा, तो ये पाई बॉन्ड 1 2 3 में आएगा, इसमें रेजोनेंस नहीं आएगा, 1 2 3 में आएगा तो रेजोनेंस 3 है। यहां पर यदि मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, बच्चों ध्यान दीजिए, ये अलग है, ये अलग है, तो यहां पर किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं आता है, मैं सिखा चुका हूं, फॉर्मिक एसिड में भी सिखा चुका हूं, एसिडिक एसिड में भी सिखा चुका हूं। यहां पर कितने हैं, 5/4 5/4 तो 1.25, यहां पर क्या है 1 2 3 4, ये काउंट नहीं करना है, जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो काउंट करना ही नहीं है। यहां पर 4 बॉन्ड है तो 4/3 1.33, चेक कर लीजिए 1.33 1.2, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2। तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर पे काम कर सकते हो ये मैंने सिखा दिया, क्योंकि यहां पर मुश्किल है, यहां पर मुश्किल है आपको इससे कंपेयर करना, यहां पर मुश्किल है कि पाई बॉन्ड या लोन पेयर से कंपैरिजन करना, तो यहां पर टिपिकल बॉन्ड ऑर्डर से ही चलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां पर डायपोल मोमेंट और ऐसे केस पढ़ेंगे कि जहां पर p पाई d पाई या p पाई बॉन्ड निकालना है। ओके, टिल देन एंजॉय।